नमस्कार। कैंडिड कॉन्वर्सेशंस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मंगलवार है और हम लोग हर बार की तरह प्रोफेसर अभय कुमार दुबे साहब से बात करेंगे। जो इस समय की सबसे बड़ी हलचल है वो राहुल गांधी ने कहा था कि मैं एक एटम बम फोड़ने वाला हूं, और वो जो फूटा तो सच में हलचल तो काफी हुई है और कुछ लोगों की कुर्सियां हिली हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात हुई कि लॉजिक मर गया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त साहब हैं उन्होंने संडे के दिन परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शायद वो ना करते तो मुझे लगता है कि ठीक होता, लेकिन उन्होंने जो किया तो लॉजिक ने दम तोड़ दिया। उन्होंने जैसे जैसे जवाब दिए और जिन बातों के जो उत्तर दिए और उसका जिस तरीके से पोस्टमार्टम हो रहा सोशल मीडिया पर, भाजपा खामोश हो गई है। शुरू में तो उनके बचाव में काफी कुछ कह रही थी, लेकिन उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भाजपा शांत है। अब उसके पास भी कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो विश्वास है लोगों का वो चुनाव आयोग और ये जो संस्था है निर्वाचन आयोग उससे हिल गया है। बात यहां तक आ रही है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर भी सवाल है कि क्या वो इलेक्शन उन्होंने सच में जीता था या वो कुछ और नतीजा होना था आया कुछ और नतीजा। ऐसे में सर क्या लगता है कि जरूरी नहीं है कि इन लोगों को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए और फिर से नए चुनाव में जाएं, नए लोग आए, नई व्यवस्था बने, शुद्ध वोटर लिस्ट बने और एक नए सिरे से इस पूरी प्रक्रिया को देखा जाए। आपका सर मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर आपका वक्तव्य चाहता हूं। देखिए, जो इतिहास बताता है वो ये है कि कुर्सी कोई नहीं छोड़ता है। छोटे पदों पे भले लोग कभी एक और कुर्सी छोड़ने का एक दो उदाहरण होते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने छोड़ी थी, भोला पासवान शास्त्री ने छोड़ी थी, तो हम लोग उनके उदाहरण गिनाते रहते हैं, लेकिन ये अपवाद है। नियम ये है कि कुर्सी कोई नहीं छोड़ता है। एक लेखक है हर्बर्ट सिलोने, उनकी एक किताब है, इसका हिंदी में एक जमाने में अनुवाद हुआ था, उसका नाम था तानाशाहों की पाठशाला। तो उसमें हर्बर्ट सिलोने कहते हैं कि तानाशाह कुर्सी से मुंह पर चांटा खाकर नहीं उतरता, वो अपने पिछवाड़े लात खाकर उतरता है। वो ये कहते हैं। तो जो भी मतलब कुर्सी छोड़ने की उम्मीद हमें उसी से की जा सकती है, उसी से कर सकते हैं जो कि लोकतांत्रिक मिजाज का हो। हालांकि लोकतांत्रिक मिजाज के लोग भी कुर्सी नहीं छोड़ते हैं। मैं आपको उदाहरण बताता हूं। जवाहरलाल नेहरू की इतनी आलोचना भाजपा करती है, मैं उससे सहमत नहीं हूं, लेकिन 1962 के चीन युद्ध में पराजय के बाद प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए थी, या छोड़ देने का प्रस्ताव रखना चाहिए था। उन्होंने नहीं छोड़ी। उनका शायद संभवतः 64 में देहांत हुआ उनका, तब तक वो प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू बहुत बेहतरीन प्रधानमंत्री थे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जो भारत आज है और हम लोग जिन लोकतांत्रिक आजादियों को उपभोग कर रहे हैं, उनमें नेहरू जी की बड़ी भूमिका थी, संविधान की भूमिका थी नेहरू जी की, और उनके सरदार पटेल, अंबेडकर और दूसरे साथियों की भूमिका थी उसमें। लेकिन चीन से भारत पराजित हो जाए, भारतीय फौजें भागें वहां से लौटकर और चीनी फौजें अंदर घुसाएं, फिर वापस चली आए अपनी मर्जी से। अगर वो अपनी मर्जी से वापस नहीं जाती तो और भी ज्यादा जमीन उनके कब्जे होती, लेकिन नेहरू जी ने कुर्सी नहीं छोड़ी। इंदिरा जी के खिलाफ जब अदालत ने फैसला दिया कि उनका चुनाव जो है वो अवैध है, इंदिरा जी ने कुर्सी नहीं छोड़ी। तो कुर्सी कोई नहीं छोड़ता है। और ये लोग तो वो लोग थे जिनमें कुछ लोकतांत्रिक मर्यादाएं थी। नरेंद्र मोदी कुर्सी कैसे छोड़ेंगे? अमित शाह कैसे कुर्सी छोड़ेंगे? छोड़ ही नहीं सकते हैं कुर्सी। यहां तक कि कुर्सी तो सबसे पहले जो ज्ञानेश कुमार जी हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से। क्योंकि आप देखिए ना, मोदी सरकार में एक वरिष्ठतम मंत्री, मेरे ख्याल से राजनाथ सिंह के बाद उन्हीं का नाम आता है, नितिन गडकरी का, और सबसे ज्यादा कर्मठ और प्रभावी मंत्री उन्हें माना जाता है। उन नितिन गडकरी ने राजदीप सरदेसाई से बातचीत करते हुए क्या कहा है? उन्होंने पूरे सोशल मीडिया में वो क्लिप जो वायरल हो रहा है, वो बता रहे हैं कि इसी चुनाव में उनकी अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 3.5 लाख वोट काटे गए, और ऐसे वोट काटे गए जिन्हें उनका समर्थक माना जाता था। ये सब साफ साफ उन्होंने बात कही है। तो राजदीप सरदेसाई से पूछते हैं तो आपके खिलाफ साजिश हुई? बोले मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये हुआ है, यहां तक कि मेरे भांजे तक का वोट काट दिया गया। ये सब बातें वो बोल रहे हैं। इससे क्या स्पष्ट होता है कि 2024 के चुनाव में हराने और जिताने के लिए, चुनाव हराने या जिताने के लिए कुछ इस तरह के काम हुए थे जो कि संविधान सम्मत नहीं थे, जो कानून सम्मत नहीं थे। वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जो भावना होती है
उस भावना के खिलाफ थे। ऐसा कुछ तो हुआ है। आपके देश का सबसे बड़ा मोदी सरकार का सबसे महत्वपूर्ण मंत्री ये बोल रहा है बात ये, और मोदी सरकार इसका जवाब नहीं दे रही है। चुनाव आयोग इसका जवाब नहीं दे रहा है कि भाई नितिन गडकरी क्यों कैसा कह रहे हैं, नितिन गडकरी से हलफनामा क्यों नहीं मांगते ज्ञानेश कुमार। उसके बाद कुछ बीजेपी वाले ही राहुल गांधी के आरोपों को सत्यापित कर रहे हैं, अपनी गलती से ही कर रहे हैं सत्यापित। अब अनुराग ठाकुर जो राहुल गांधी के निर्वाचन क्षेत्र वायनाड के, प्रियंका गांधी के निर्वाचन क्षेत्र, सबके जो आंकड़े लेकर आए, वो भी चुनाव को आंकड़े थे, वो आंकड़े भी बताते हैं कि चुनाव में घपला हो रहा था। कहीं वो घपला कामयाब रहा, कहीं वो घपला कामयाब नहीं रहा। न वायनाड में कामयाब हो पाया, न प्रियंका गांधी के चुनाव में कामयाब हो पाया, और न नितिन गडकरी के चुनाव में कामयाब हो पाया। लेकिन इन लोगों को हराने की पूरी कोशिश की गई। तो भाजपा का जहां तुक्का लग गया, जहां दांव लग गया, वहां उसने चुनाव जीत लिया। जहां दांव नहीं लग पाया, वहां वो चुनाव नहीं जीत पाई। तो मोदी जी जो 4 जून को जो खिसियाई हंसते हुए अपने भाजपा के मुख्यालय पहुंचे थे, उसके पीछे यही था। आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं क्या चक्कर हुआ, हमने तो इतना बढ़िया इंतजाम किया था 300 350 सीटें जीतने का, और हम बहुमती खो बैठे। और साउथ की गनीमत उन्हें लग रही होगी कि चले भैया अच्छा हुआ, कम से कम 240 सीटें तो आ गई, वरना भारतीय जनता पार्टी 175 सीटों की पार्टी थी, उसे 175 से 180 सीटें मिलनी चाहिए थी। मैं आज स्वीकार करता हूं पब्लिक इंडिया पे, मैंने, आनंद जी ने, आप सब ने लगातार ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी को 250 सीटें से ऊपर नहीं मिलेगी। मिली 240 के करीब सीटें, तो हम लोगों की बात रह गई। लेकिन हम लोग भी भाजपा के खिलाफ, मोदी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी, उसको कम करके आंक रहे थे। दरअसल ये 175 सीटों की पार्टी थी 2024 के चुनाव में, और अगर इसको 175 सीटें मिलती, यानी 75-78 सीटें और हारती है, तो इस वक्त कांग्रेस के नेतृत्व में देश में गठजोड़ सरकार चल रही होती, जो आज भाजपा के नेतृत्व में चल रही है। और अगर मोदी जी पे तब भी भाजपा के कार्यकर्ताओं और भाजपा के नेतृत्व का भरोसा होता, संघ के नेतृत्व का भरोसा रहता, तो वो विपक्ष के नेता होते, वरना वो एक अवकाश प्राप्त प्रधानमंत्री के तौर पर जो एक बंगला मिलता है उसके अंदर रह रहे होते, लाइमलाइट से दूर, बिल्कुल मीडिया की सुर्खियों से दूर रह रहे होते वहां पर। तब मोदी जी की क्या हालत हो जाती है। आपको याद होगा, मोदी जब केवल महासचिव थे और अशोक रोड स्थित भाजपा के दफ्तर में बैठा करते थे, तो वहां छोटे छोटे कमरे बने हुए थे, इसमें सब भाजपा के पदाधिकारी बैठते थे। तो हम लोग जब पत्रकार के तौर पर उनके कमरों के सामने से निकलते थे, तो मोदी जी नाक के सुर में बोलते हैं ना, तो नाक के सुर से आवाज देते थे अंदर से वो, अरे भाई जरा हमारी भी बात सुन लो, हमसे भी बात कर लिया करो कभी। तो पत्रकार चले जाते थे, तो मोदी जी बड़े अच्छे खुशनुमा तरीके से उनसे पेश आते थे। मैं ये बता रहा हूं, उनकी ये हालत हो जाती मोदी जी की। लेकिन अब एक एक करके सारी बातें जो आ रही हैं, चाहे भाजपा द्वारा लाई जा रही हो या विपक्ष द्वारा लाई जा रही हो, ये तमाम बातें बताती हैं कि हमारी जो वोटर लिस्ट है उसके अंदर गड़बड़ थोड़ी बहुत नहीं है, उसको सुधारा जाना जरूरी है। लेकिन उसके अंदर जो गड़बड़ जानबूझ के साजिश, एक तो यह है कि इतने बड़े देश में वोटर लिस्टों में कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है। कोई मर गया, उसको चिन्हित कर लिया गया, फिर भी उसका नाम नहीं काटा गया, एक तो इस प्रकार की गड़बड़ है। ये गड़बड़ तो लगातार संशोधन करने के जरिए न्यूनतम की जा सकती है, पूरी तरह खत्म नहीं की जा सकती। जैसे आज किसी विद्वान ने अखबार में लिखा भी है कि बिल्कुल फूल प्रूफ वोटर रोल जो है वो एक मिराज है, एक मृत तृष्णा है, वो संभव नहीं है, तो उसको दूर किया जा सकता है। लेकिन 2024 के चुनाव में साजिशन सरकारी पार्टी के साथ मिलकर वोटों को जहां जरूरत पड़ी वहां फुलाया गया, और जहां जरूरत पड़ी वोटों को पिचकाया गया, यानी जहां जरूरत पड़ी वोटों को इंजेक्शन की संख्या बढ़ाई गई, और जहां जरूरत पड़ी वहां काट दिया गया। जैसे कि नितिन गडकरी बता रहे हैं, उनके वोट 3.5 लाख वोट काट दिए गए उनके। अभी बिहार में SIR में क्या हो रहा है, बिहार में अभी वोट काटे जा रहे हैं, 65,64,000 वोट काट दिए गए। इसके बाद वोटों के जोड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी जो योगेंद्र यादव कह रहे हैं ना, भाई पहले चरण में आपने केवल वोट काटे, एक वोट नहीं जोड़ा, जबकि SIR का मतलब तो वोट जोड़ना भी होना चाहिए, आपने एक भी वोट नहीं जोड़ा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
लेकिन मेरा मानना यह है कि अब चुनाव आयोग वोट काटेगा कम, जोड़ने की तरफ ज्यादा ध्यान देगा, और जोड़ने की प्रक्रिया भी उसकी जो 1960 का लोक प्रतिनिधित्व कानून है उसके नियमानुसार नहीं होगी, वो ज्ञानेश कुमार के अपने नियम हैं, कुछ उनके मुताबिक होगी। ज्ञानेश कुमार ने अपने कुछ नियम बनाए हैं, जैसे कि लोक प्रतिनिधित्व कानून क्या कहता है, वो कहता है कि अगर कोई नया वोटर जुड़ना चाहता है तो फॉर्म 4 के, कोई वोटर जिसका नाम कट गया है और वो जुड़ना चाहता है तो वो फॉर्म 4 भरेगा और जुड़ने के लिए अर्जी देगा। ज्ञानेश कुमार कह रहे नहीं, फॉर्म 6 भरिए। फॉर्म 6 तो उनके लिए जो फर्स्ट टाइम वोटर है ही नहीं, उसके लिए जो अभी तक वोटर था। तो इस तरह की बहुत सारी गड़बड़ियां कर रहे हैं वो। देखिए, देश में आज तक कोई एसआईआर नहीं हुई है, भाजपा ये भी झूठ बोल रही है। रिवीजन्स हुए हैं, लेकिन इंटेंसिव रिवीजन जिसको बोल रहे हैं, मतलब एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ऐसा कोई नहीं हुआ है आज तक। जो आज से 2003 में यानी 23 साल पहले हुआ था, उसमें भी लोगों से फॉर्म्स नहीं मांगे गए थे, कुछ भी नहीं मांगा गया था। वो एसआईआर नहीं थी, आज जैसी एसआईआर नहीं थी वो। ये कह रहे हैं कि भारत में एसआईआर होती रही है, नहीं होती रही है इस तरह की एसआईआर। वोटर लिस्टों में संशोधन होते रहे हैं, संशोधन करने जरूरी हैं, संशोधन की प्रक्रिया हर चुनाव से पहले चलती है। पर इसमें तो चुनाव आयोग ने खुद अपने ऊपर ही बंदिश लगाई थी कि वो बिहार में चुनाव के दौरान या चुनाव से बहुत कम अवधि में कोई रिवीजन नहीं करेगा। अपने ऊपर लगाई गई इस नियम को भी चुनाव आयोग ने तोड़ दिया। तो इतनी गड़बड़ियां हैं। चुनाव योगेंद्र यादव ने 10 सवाल पूछे हैं। मेरा तो मानना यह है कि थोड़ा दिमाग लगाया तो 100 सवाल पूछे जा सकते हैं चुनाव आयोग से, और जैसा कि जाहिर है कि किसी चीज का भी जवाब नहीं देगा। जी सर मेरा सवाल यह है कि ठीक है, इतने बड़े देश में, वास्ट देश है, अलग बोली भाषा, अलग तरीके के लोग, कहीं पढ़े लिखे ज्यादा, कहीं पढ़े लिखे कम, दुर्गम रास्ते, बहुत तरीके की चुनौतियां हैं यहाँ पे। लेकिन जो चुनाव आयोग का ये एटीट्यूड या ये जवाब है कि हम तो जी गलत लिस्ट पब्लिश करेंगे, अगर आप 30 दिन में सही करा पाइए तो सही करा लीजिए, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर है कि वो त्रुटि सही कराते हैं, नहीं तो हम तो ऐसे ही करेंगे। हम जो शॉर्ट समरी रिवीजन होता है हम उसमें भी गलत करेंगे, एसआईआर करेंगे हम उसमें भी गलत करेंगे। अब 30 दिन में अगर आपको सही करना हो तो आप लोग कर लीजिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप देखिए ना, ये भी ज्ञानेश कुमार का नियम है। ज्ञानेश कुमार का नियम यह है कि देश में वोटर लिस्टें सही हो, इसकी जिम्मेदारी उन्होंने वोटरों और राजनीतिक दलों पर डाल दी है। अच्छा, पहली बात यह है कि वो राजनीतिक दलों के प्रति जवाबदेह नहीं है। वो नहीं होता है, राजनीतिक दल की जेब में नहीं पड़ा हुआ है। आज अगर वोटर राजनीतिक दलों की जेब में पड़ा होता तो मोदी जी को 2014 में वोट कैसे मिल जाते? भाजपा को जो उत्तर प्रदेश में 20% और उससे नीचे वोट मिलते थे, फिर 2017 में इतने ज्यादा वोट कैसे मिल जाते कि वो इतनी सीटें जीत जाती भाजपा? तो वोटर इधर से उधर जाता रहता है, वो अपनी मतदान प्राथमिकताओं पर विचार करता रहता है, उन्हें बदलता रहता है, कभी नहीं बदलता है, कभी बदलता है। ये उसकी विशेष सुविधा है, उसका प्रेरोगेटिव है, उसका विशेषाधिकार है कि वो ऐसा चाहे करे। ये मानना कि राष्ट्रीय जनता दल के कुछ वोटर हैं, राष्ट्रीय जनता दल अपने वोटरों की चिंता करेगा, भाजपा के अपने वोटर हैं वो अपने वोटरों की चिंता करेगी, कांग्रेस के अपने वोटर हैं वो अपने वोटरों की चिंता करेगी, सीपीआई-एमएल के अपने वोटर हैं वो अपने वोटरों की चिंता करेगी। ये मान के कर रहे हैं पूरा का पूरा काम कि भाई इतने बीएलए हैं। अरे बीएलए से आपको क्या मतलब है भाई? तो ये पूरा का पूरा, अब जैसे कि उसमें एक कैटेगरी है कि बीएलए ने इसको रिकमेंड नहीं किया, नॉट रिकमेंडेड बाई बीएलए। उसको तो अधिकार ही नहीं है रिकमेंड करने का या नहीं रिकमेंड करने का। ये भी ज्ञानेश कुमार का अपना नियम है। ये ज्ञानेश कुमार ने अपने नियम बना रखे हैं, ये लोक प्रतिनिधित्व कानून के नियमों के मुताबिक चल ही नहीं रहे हैं। ये स्थिति है जी। कुल मिलाकर के आज सदन में जो है वो विपक्ष ने कल एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ज्वाइंट प्रेस वार्ता की, और आज वो लोग बड़े बैनर्स और बड़े पोस्टर्स के साथ इन तीनों चुनाव आयुक्तों की फोटो के साथ वोट चोर का नाम लिख करके ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये स्थिति दुखद है और जाहिर सी बात है कि बहुत कुछ हिल रहा है। और नरेंद्र मोदी को आप अगर जब से पिछले साल 4 जून से देखें तो हमेशा शेकी ग्राउंड पर रहे हैं, बहुत ही कुछ कॉन्क्रीट उनका बन नहीं पा रहा है। एक सा समस्या अमेरिका से भी चल रही है
अमेरिका के जो व्हाइट हाउस के एडवाइजर हैं, उनका नाम है पीटर नवारो, उन्होंने कहा है कि अगर भारत को लगता है कि उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए तो उसको उस तरीके का व्यवहार भी करना चाहिए। और वो मैं किस रेफरेंस से पूछ रहा हूं कि जब आप गौतम अडानी का नोटिस जो अमेरिका से आया, अगर आप 6 महीने तक वो नोटिस नहीं सर्व करेंगे तो अमेरिका ये बात कहेगा कि अगर आपको लगता है कि हमारी दोस्ती रहे तो आपको भी दोस्त की तरह से बिहेव करना पड़ेगा। इस पे सर मैं आपका जवाब चाहूंगा कि जो अमेरिका से रिश्ते हैं वो क्या अडानी जी उसमें एक बहुत बड़ा कांटा बने हुए हैं? निश्चित रूप से लंबा इतिहास लिखा है भारत अमेरिका और उसमें जो टैरिफ फंसा रहता है उसके ऊपर। बुश ने, सीनियर वाले बुश ने, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे देश के, उस वक्त भारत को सुपर 301 कानून के तहत धमकी दी थी कि आप अगर बताए देगा आप ये काम करेंगे तो हम आपके ऊपर ये टैरिफ लगा देंगे। तो उससे भारत और अमेरिकी संबंध बहुत खराब होने की तरफ थे। राजीव गांधी ने मना कर दिया कि हम अमेरिका का राष्ट्रपति को फोन करेंगे ना उनसे हम बातचीत करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, उनको जो मन में आया करते रहे, हम कोई परवाह नहीं करते उसकी। बाद में काफी दिन तक दोनों के बीच में रस्साकशी चलती रही। भारत ने पलकें अपनी नहीं झपकाई और राष्ट्रपति बुश ने ही फिर कहा कि भारत के ऊपर इतने टैरिफ लगाना हम लोगों के हित में नहीं है, इससे अमेरिका को कोई फायदा नहीं होगा, मैं वापस लेता हूं इसको। तो सुपर 301 जो कानून था उसके तहत भारत को धमकी दी थी, अमेरिका ने अपनी तरफ से उस धमकी को कूड़ेदान में डाल दिया। आप सोचिए, ये हो चुका है भारत के साथ में। बहुत बुरी हालत थी भारत अमेरिकी संबंधों की। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी ने अघोषित रूप से ट्रंप को यह आश्वासन दे दिया है कि हम रूस से तेल फिलहाल नहीं खरीदेंगे। इसीलिए ट्रंप ने कहा कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, इसलिए हो सकता है कि हम वो 25% की पेनल्टी न लगाएं। आप सोचिए ये कितना अपमानजनक है कि भारत के ऊपर एक देश, दूसरा देश जो कह रहा है कि हम आपके ऊपर दंड देंगे, आपको दंड दे रहे हैं। पेनल्टी मींस हम आपको सजा दे रहे हैं, ये दंड स्वरूप लगाई जा रही है भारत को 25%। और ये सिर्फ कुनमुना रहे हैं, भारत के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं। आरएसएस योजना बना रहा है कि भारत के अंदर अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन किए जाएं। इससे अमेरिका के ऊपर क्या असर पड़ता है? मान लीजिए दिल्ली में अमेरिका एंड अचानक वियतनाम, सारी दुनिया में कितने अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन होते थे? क्या अमेरिका की नीति उससे निर्धारित होती थी? जब भारत के खिलाफ प्रदर्शन हो गया उससे भारत की नीति उससे प्रभावित होगी? बिल्कुल नहीं प्रभावित होगी। ये तो कोई भी पार्टी ऐसे प्रदर्शन आयोजित कर सकती है, संघ भी आयोजित कर सकता है, भाजपा भी आयोजित कर सकती है। तो ये सब जो पूरा हो रहा है, आपने कहा ना मोदी लगातार शेक इन ग्राउंड पे, बिल्कुल आपकी बात सही है ना। उनकी विदेश नीति ठीक है, जीएसटी का जो नया ढांचा बनाया है, सारी राज्य सरकारों के कान खड़े हुए हैं। राज्य सरकार को सैकड़ों हजार करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होने वाला है। जी, आज है पेपर में 7,000 से 9,000 करोड़ का बड़े जो राज्य है उनको नुकसान हो रहा है जीएसटी के नुकसान इशू होगा। से। अच्छा, अब वो राज्य इसके ऊपर नए जीएसटी के ढांचे पे क्यों हाँ करेंगे? राज्यों के मुंह में तो खून लग चुका है, वो जीएसटी के जरिए बड़े पैमाने पर राजस्व बटोरते हैं। अब इतना राजस्व जब कम हो जाएगा तो भाजपा की राज्य सरकारें भी नहीं चाहेंगी कि ऐसा हो, क्योंकि भाजपा की राज्य सरकारों के लिए भी तो मुश्किल पड़ जाएगी। भाई आज महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र जो अमीर प्रांत माना जाता है, लाड़की बहन योजना में जो वायदे किए थे उनको पूरा नहीं कर पा रही महाराष्ट्र की सरकार। आज पूरा हिंदुस्तान टाइम्स में विश्लेषण आया है कि लाड़की बहन योजना क्यों नहीं आगे बढ़ पा रही, कहां फंसी हुई है लाड़की बहन योजना, जिसके नाम पे माना जाता है कि उन्होंने चुनाव जीता था। एकनाथ शिंदे की योजना थी वो, उसका फायदा पूरे महायुति को प्राप्त हुआ। तो अब जब जीएसटी की वजह से महाराष्ट्र के पास राजस्व और कम हो जाएगा तो लाड़की बहन योजना को सबसे पहले वो कूड़ेदान में फेंकेंगे। तो सरकारें चुनाव के दौरान किए गए अपने वायदे भी पूरे नहीं कर पाएंगी इसमें। तो देखिए ये पूरी अर्थव्यवस्था बहुत खराब स्थिति में है। विदेश नीति के मामले में मोदी सरकार ढक्कन है, पूरी तरह ढक्कन है। रक्षा नीति के मामले में झूठे वायदे किए जा रहे। भाई आज मोदी 11 साल तक सत्ता में रहने के बाद कहते हैं कि हम अपने आप को एक बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम देंगे, सुदर्शन चक्र। 11 साल लग गए आपको ये सोचने में भी। क्या कर रहे थे अभी तक आप? मोदी जी ने लाल किले में भाषण इस तरह दिया है जैसे कि वो अभी 1 हफ्ते पहले ही उन्होंने शपथ ली हो प्रधानमंत्री पद की, जीवन में पहली बार। हर बात वो इस तरह ऐलान कर रहे हैं कि हम ये करेंगे। अरे भाई 11 साल आपके पास 11 साल थे, आपके पास तो एक पूरा इतिहास है। आपको तो सत्ता में आते ही सबसे पहले ये रिव्यू करना चाहिए था कि भारत की एयरफोर्स की मांगे क्या हैं, रक्षा सेनाओं की मांगे क्या हैं,
किसको हम क्या दें, किसके लिए टैंक खरीदें, किसके लिए हवाई जहाज खरीदें, किसके लिए राइफलें खरीदें, गोला बारूद खरीदें, तोपें खरीदें, एयर डिफेंस सिस्टम लाएं, एवाक्स लाएं, ये सबसे पहले आपको वही मांग करनी चाहिए थी। आज आप कह रहे हैं 11 वर्ष बाद। रक्षा नीति की ये बुरी हालत है, विदेश नीति की हम लोग चर्चा कर चुके हैं, अर्थनीति की हम लोग चर्चा कर चुके हैं, और हमारे गृह मंत्री महोदय वो तो विफलताओं के देवता हैं, मैं कहूंगा। इससे ज्यादा विफलताएं किसी गृह मंत्री के हिस्से में नहीं आई, जो कि अमित शाह के हिस्से में आई हैं। लेकिन कोई ना जिम्मेदारी लेता है, ना कोई इस्तीफा देता है। एक साधारण व्यक्ति भी तो जिम्मेदारी नहीं लेता है इस देश के। अब ये नरेंद्र मोदी क्या जिम्मेदारी लेंगे? जी सर, अभी 4 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया और उन्होंने काफी आरएसएस की तारीफ की और कि 100 साल में कितनी बड़ी संस्था और उन्होंने देश की आजादी में भी बहुत सारा काम किया। उसके बाद जो हुआ सर कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उन्होंने जो एक कैंडिडेट खोजा वो सीपी राधाकृष्णन साहब हैं। सीपी राधाकृष्णन साहब बहुत लाइमलाइट में नहीं रहते हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, तमिलनाडु आरएसएस से आते हैं। मुझे सर ये समझना है कि सीपी राधाकृष्णन जी का जो पिक किया गया है वो ज्यादा तमिल प्रेम दिखाने की कोशिश है या आरएसएस प्रेम दिखाने की ज्यादा कोशिश है? देखिए, ये सारे के सारे हथकंडे हर चीज में हो सकते हैं। ये भी एक हथकंडा हो सकता है कि हम दक्षिण भारत से एक व्यक्ति को ले आए, तो उससे हो सकता है कि दक्षिण भारत के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी, अब दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो अनमनापन रहता है वो स्वीकार नहीं करता दक्षिण भारत, तो वो अनमनापन थोड़ा कम हो। इससे ये भी हथकंडा हो सकता है। फिर वो सीपी राधाकृष्णन खास तौर से आरएसएस के लोग होते हैं, चुपचाप काम करने वाले, कम बोलने वाले, आरएसएस के लोगों की विशेषता होती है। ऐसा किसी आरएसएस की किसी व्यक्ति से आपकी मीटिंग हो तो वो चुप बैठा रहेगा, बहुत कम बोलेगा उसके अंदर। ये हमेशा संगठन के लोग, ये कम्युनिस्ट पार्टियों में भी देखा है, जो संगठन का व्यक्ति होता है ना, वो मास लीडर की तरह नहीं बोलता, वो चुप बैठा रहता है हमेशा। अब वहां पे जब मैं असम गया 1982 में, जब वहां पे आंदोलन चल रहा था चुनाव के बहिष्कार का, तो मेरी मुलाकात उन दोनों जो आंसू के नेता थे भृगु फूकन और प्रफुल्ल महंत से हुई। तो उसमें प्रफुल्ल महंत बोल रहे थे, भृगु फूकन बिल्कुल चुपचाप बोले ही नहीं पूरी मीटिंग में। तो हमने पूछा, भाई ये बंदा बोलता नहीं है कि नहीं है? वो ऐसा ही है, वो संगठन का आदमी है, संगठन का आदमी बोलता नहीं है। आरएसएस के लोग, आरएसएस संगठन, आरएसएस में सब लोग संगठन के हैं, वो बोलते नहीं है। इसी तरह के हैं राधाकृष्णन साहब। तो ये सब आइडियाज रहते हैं उसके पीछे कि हम इसके करने से ये फायदा मिल जाएगा, ये फायदा मिल जाएगा, भावना बदलेगी लोगों का। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई ऐसी खास बात है। उन्हें उनकी ये, मैं इस मामले में सफल उन्हें कहूंगा कि उपराष्ट्रपति के मामले में संघ और मोदी के बीच में सहमति बन गई और बहुत तेजी के साथ बनी। लेकिन ये सहमति वो आज तक भाजपा के अध्यक्ष के नाम पर नहीं बना पाए हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद शोभा प्रतिष्ठा वाला पद है, तो उसमें मिल गई, बन गई सहमति। लेकिन भाजपा के अध्यक्ष को तो पता नहीं क्या क्या करवाया जाएगा, उससे क्या क्या उसे करना पड़ेगा, वो किस तरफ पूरी राजनीति का पलड़ा झुका सकता है, मोदी की तरफ झुका सकता है, भागवत की तरफ झुका सकता है, पता नहीं। तो वो सहमति नहीं बनी। और ये सब अब जो नैरेटिव चलाया जा रहा है कि अब विपक्ष को बड़ी मुश्किल होगी राधाकृष्णन का विरोध करने में, क्योंकि वो ओबीसी से आते हैं, क्योंकि वो तमिलनाडु के हैं, क्योंकि वो ऐसे राज्यों में भी राज्यपाल रह चुके हैं, वहां के नेताओं से, तो उनको, तो विपक्ष को बहुत मुश्किल होगी। अरे विपक्ष भी दक्षिण भारत से एक आदमी खड़ा कर देगा। आज अन्नादुरई नाम चल रहा है, नाम चल रहा है, वो जो इसरो के वैज्ञानिक अन्नादुरई साहब, उनका नाम चल रहा है, और तिरुचि शिवा जो डीएमके के, उनका नाम चल रहा है कि वो लोग दोनों तमिलनाडु के हैं। हाँ, तो वो उनको खड़ा कर देंगे सामने। तो वो सारे ये सब जो नैरेटिव अखबारों में चलता है, जो तथाकथित हमारे पत्रकार लोग चलाते हैं, ये सब बिल्कुल बेकार का होता है, इसका कोई महत्व नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सुनिश्चित किया था कि हमारा बंदा जो हमारी कतारों से आएगा, हमारी नुमाइंदगी करेगा, वो होगा उपराष्ट्रपति। जगदीप धनखड़ ऐसे व्यक्ति नहीं थे, इसलिए जैसे ही जगदीप धनखड़ हटे, आरएसएस ने कहा ये मौका सही है, हम अपने व्यक्ति को रखेंगे। नरेंद्र मोदी को आरएसएस द्वारा प्रस्तावित किसी न किसी व्यक्ति पर हामी भरनी थी, वो उन्होंने इनके ऊपर हामी भरी और उसको बहुत तुरंत कहना शुरू कर दिया ये मास्टर स्ट्रोक है। कम से कम 10 जगह मैं देख चुका हूं मोदी जी ने ये मास्टर स्ट्रोक कैसे चला, इस प्रकार की बातें कही जा रही है, निहायत ही हास्यास्पद है।
जी। सर, मैं एक आखिरी सवाल फिर से बिहार के चुनाव पे कर लूं, क्योंकि बिहार का चुनाव जब शुरू हुआ और प्रचार वहां शुरू हुआ तो वहां पे बातें थी, पलायन का एक बड़ा मुद्दा था, नौकरियों का बड़ा मुद्दा था, और राजनीतिक समीकरण थे कि नीतीश कुमार जा रहे हैं, चिराग पासवान कहाँ जा रहे हैं, तेजस्वी यादव कहाँ जा रहे हैं, ये सब बातें थी। लेकिन जब से ये वोटर लिस्ट और एसआईआर शुरू हुआ है, अब वहां सिर्फ दो बातें हैं। एक, राहुल गांधी की यात्रा चल रही है जो कि आंधी जैसी आई हुई है, सारा मुद्दा वोट बचाओ पे हो गया है कि अपना वोट पहले सुनिश्चित करो, वोटर लिस्ट में नाम हो। पलायन और नौकरी के मुद्दे पीछे रह गए हैं, और पॉलिटिकल पार्टियों का भी अलाइनमेंट, पीके जैसे लोग भी सब पीछे रह गए हैं। सर, आपको लगता है कि ये चुनाव इसी मुद्दे पर होना है, या फिर से वो जो बाकी जनता के मुद्दे हैं वो भी ऊपर आएंगे? मुझे तो लग रहा है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के बिहार से संबंधित रणनीतिकार उस क्षण के ऊपर अफसोस कर रहे होंगे जब उन्होंने ज्ञानेश कुमार को हिदायत दी होगी कि बिहार में आप एसआईआर कीजिए। देखिए, पिछली बार जो एसआईआर हुई थी वो केवल बिहार में किसी एक प्रांत में नहीं हुई थी 23 साल पहले, वो पूरे देश में एक साथ हुई थी, और कोई चुनाव उस वक्त 9 या 10 महीने दूर थे उससे। ये उन्होंने जो तिकड़म की थी कि बिहार में हम एसआईआर करके चुनाव जीतने का पूरा बना लें, अपना ढांचा बना लें चुनाव जीतने का, ये अब उल्टे, ये बिल्कुल उलट गई है। इसको बूमरैंग कहते हैं, वो हो गया है। क्योंकि अगर ये एसआईआर नहीं करते तो चुनाव, इसे कहते हैं नॉर्मल इलेक्शन होता, सब लोग अपने अपने जो आधार क्षेत्र है उस आधार क्षेत्र को अपने तैयार करते, फिर जब चुनाव आयोग की तरफ से घोषणा होती चुनाव की, तब फिर चुनाव मुहिम शुरू होती, टिकट बंटती, इस तरह से होता मतलब। लेकिन अब एसआईआर की वजह से विपक्ष को मौका मिल गया है वेव बनाने का, लहर बनाने का मौका मिल गया है। ये केवल वोट चोरी के खिलाफ भी थोड़ा मुहिम चल रही है, ये मुहिम तो चुनाव प्रचार है बाकायदा भाई। और ये चुनाव प्रचार केवल बिहार के लिए ही नहीं है, ये 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए भी प्रचार चल रहा है। बंगाल में इसके ही फॉलोअप में शुरू हो गया है, बंगाल में भी। हाँ, वो चल रहा है प्रचार। अच्छा, बंगाल में भी वो जो शुभेंदु अधिकारी हैं वो फिर से, मतलब वो जो बिहार में मूर्खता हुई है उस मूर्खता को बंगाल में दोहरा रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि ऐसा नो एसआईआर नो इलेक्शन, उन्होंने नारा दिया है कि एसआईआर अगर नहीं करोगे तो चुनाव नहीं होने देंगे हम, है। तो वहां भी वही स्थिति बन जाएगी। तो यहाँ पे हालत ये है कि ऐसा, ये जो वोट अधिकार यात्रा है वो वोट चोरी के खिलाफ भी अभियान चला रही है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के खिलाफ भी अभियान चला रही है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अभियान चला रही है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अभियान चला रही है। और ये एक असाधारण मौका है जिसका विपक्ष भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। वो जो हम देखते हैं सोशल मीडिया में जो भीड़ आ रही है इन कार्यक्रमों में, असाधारण भीड़ है, बीच में कारें चल रही हैं और इधर उधर जनता पूरी तरीके से भरी हुई है, कोई स्पेस नहीं बचा हुआ है जहां पर आदमी ना हो, वहां पर मतदाता ना हो। तो ये सोच रहे होंगे कि ये हमने क्या गड़बड़ कर दी, अब हम इससे कैसे बचेंगे। जितना भी एंटी एनडीए वोट है वो सारा का सारा गोलबंद हो गया है, और उसमें से अब जो प्रो एनडीए वोट है, एनडीए समर्थक वोट है, उसका एक बहुत मामूली सा हिस्सा ही तो उसको अपनी तरफ खींचना है। जी, तो आज के लिए सर समय इतना ही था। बस मुझे लगता है कि जो एसआईआर का मकसद है वो शायद वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण से ज्यादा एक कुछ लोगों को निकालो और ये संदेश दो कि घुसपैठिया हमने निकाल दिया। क्योंकि नरेंद्र मोदी का ये चुनाव, वहां पे लाल किले की प्राचीर से ये कहना है कि घुसपैठिए घुसपैठिए, ज्यादा मैसेज ये है कि घुसपैठिए हमने निकाल दिए, लिस्ट आ गई है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश। अभी तक तो अभी 65,64,000 में एक भी घुसपैठिया नहीं है भाई। 65,64,000 लोग जो निकाले हैं, एक तो व्यक्ति होता है उसके बारे में कहते हैं इसको घुसपैठिया होने के कारण नाम काटा गया है, नहीं काटा गया है। अब देखा जाए कि ये अब किसी घुसपैठियों को निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं भाई। घुसपैठिए कहां से आते हैं? बिहार में, नेपाल से आते हैं, आ सकते हैं घुसपैठिए। हाँ, बिहार जो है ज्यादातर लोग जो आते हैं वो नेपाल से आते हैं, बांग्लादेश से नहीं आते हैं। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं, अब देखिए कितने घुसपैठिए करते हैं। अभी तक तो एक चुनाव आयोग भी नहीं कह पाया कि फलाने व्यक्ति का नाम काटा गया, इसलिए काटा गया कि ये घुसपैठिया है। तो अभी तक तो घुसपैठिया का बिल्कुल कोई सबूत भी नहीं दे पाया आज तक चुनाव आयोग। जी, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आज उसकी लास्ट डेट है, आज तक उनको लिस्ट लगा देनी है और लिस्ट आ चुकी है, वेबसाइट पर अपलोड है। पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने हिसाब से उन जो काटे हुए नाम उसकी विवेचना कर रही हैं
और मुझे लगता है एक आध दिन में रिपोर्ट्स आना शुरू हो जाएंगी। रिपोर्टर्स कलेक्टिव भी लगा हुआ, वहां पे एडीआर भी लगा हुआ है। ये सब लोग बहुत ही गहन परीक्षण कर रहे हैं उसका। देखते हैं कि कितने लोग उसमें जिंदा निकलते हैं, कितने मुर्दा निकलते हैं और कितने घुसपैठिए निकलते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।